आपको पता है हमेशा हम बात कर रहे होते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के बारे में। इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है उसके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। हम एग्रेरियन कंट्री हैं, एग्रेरियन कंट्री के लिए आज पर्टिकुलरली जिस पे बात करेंगे उसको कमोडिटी क्रॉप के तौर पे भी माना जाता है और दुनिया में उसको मिरेकल प्लांट कहा जाता है। आप उसको डिफरेंट नेम से जानते हैं जैसे कि मैरिजुआना, पॉट, वीट, हैश, डोप, गांजा, जॉइंट, शूफ, मुल, 420 और डैब्स। इन नामों से आप मुख्तलिफ तौर पे इसकी वेरियस वेराइटीज़ जो हैं उसको जानते हैं। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर आपके आज के प्रोग्राम के बारे में कोई सवालात हों तो हमें ज़रूर पूछिए और एक्सपी ब्लू जोन को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जी इसको कहा जा रहा है हम्प इज द ग्रीन गोल्ड। सो कैनबिस और हम्प बेसिकली क्या है? हम्प और मैरिजुआना जो कि बेसिकली कैनबिस स्टीविया की एक फॉर्म है। देयर आर वेरियस वेराइटीज फॉर दिस और इसमें बेसिकली है ये कि ये एक एनुअल फ्लावरिंग हर्ब के तौर पे माना जाता है और इट वाज ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया। सेंचुरीज अगो इसको मुख्तलिफ मेडिसन पर्पज हैं उसके लिए यूज़ किया जाता था एंड लेटर ऑन टू द स्टेजेस 19th सेंचुरी में बैन करने से पहले इसके रिक्रिएशनल, स्पिरिचुअल और उसके साथ साथ जी मेडिकल यूजेस थे। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ओवर 500 टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जो हम पर्टिकुलरली आज बात करेंगे दैट इज कैनबिस वर्सेस हम्प। हम्प जो है वो एक कमोडिटी क्रॉप है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड और कैनबिस में दोनों एक फैमिली से हैं। इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो बताते हैं आपको। बेसिक डिफरेंस जो है दैट इज एक्चुअली नाउन एज THC। सो THC इज डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल और इसका बेसिकली इफेक्ट ये होता है कि दिस इज अ साइकोएक्टिव कंपाउंड विच इज मेकिंग यू हाई और इंटॉक्सिकेटिंग। उसके साथ साथ जी हम्प जिसकी हम बात कर रहे हैं सो हम्प इज बेसिकली containing more CBD. So CBD is non-intoxicating cannabinoid. So जी इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो कैनबिस है वो बहुत साइकोएक्टिव कंपाउंड है। जो हम्प है इसके बहुत से इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूजेस हैं। नॉन इंटॉक्सिकेटिंग होने के साथ साथ टॉल स्किनी स्टॉक्स होते हैं इसके, नैरो लीव्स होते हैं और उसके साथ साथ जी फ्यूअर ब्रांचेस होती हैं हम्प की। जबकि कैनबिस के प्लांट की बात करें तो उसमें उसको डिफरेंट स्पेस आउट करके उसको ग्रो किया जाता है बिकॉज उसकी वजह ये होती है कि उसके फ्लावर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको स्पेसेस पे ज्यादा डिस्टेंस पे लगाया जाता है सो दैट उसकी डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो। कैनबिस जो है उसका मेडिकल यूज है, रिक्रिएशनल यूज है और रिक्रिएशनल में पेन, एपेटाइट और रिलैक्सेशन के लिए इसको यूज किया जाता है and particularly it is banned because it makes you high. Second जो है जी hemp that is basically उससे इंडस्ट्रियल यूज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल, पेपर, बिल्डिंग मटेरियल्स, हेम्पक्रेट जिसको बोलते हैं और उसके साथ साथ फूड ऑयल्स और CBD इसका मेन एलिमेंट है। बहुत से मुमालिक ने दोबारा से हम्प की जो हार्वेस्टिंग है और उसकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से शुरू कर दी है, उसको अलाउ कर दिया है। USA में 2018 में दोबारा से हम्प को एक ऑफिशियल क्रॉप के तौर पर रिकग्नाइज किया गया और इसी तरह से कैनबिस को भी स्टेट बाय स्टेट जो है डिफरेंट स्टेट्स में अलाउ किया गया है बट दैट इज विद द कंट्रोल सब्सटेंस। जो इसका मेडिकल यूज है वो बेसिकली कैनबिस दैट इज नाउजिया, कैंसर ट्रीटमेंट, एपिलेप्सी, क्रॉनिक पेन और उसके साथ साथ जी मसल स्पैज़म्स के प्रॉब्लम्स के लिए इसके डिफरेंट तरह से मेडिकल यूज में इसको लाया जाता है। अब क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और उसके साथ साथ जी ये करंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उसमें इसकी कल्टीवेशन क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि बेसिकली इट नीड्स टू एक्सपैंड बियॉन्ड CBD। इसके बहुत से मुख्तलिफ यूज़ हैं, वेरियस यूज़ में जैसा कि हमने आपको बताया कि टेक्सटाइल में यूज़ हो रहा है, फिर ये कंक्रीट को रिप्लेस कर रहा है, बिल्डिंग मटेरियल में इको फ्रेंडली मटेरियल के तौर पे माना जा रहा है और हिस्ट्री में भी आपको थोड़ा सा हम इसके फ्लैशबैक में दिखाएंगे कि बेसिकली इसकी जो इकोनॉमी है वो 2021 में इसकी मार्केट वैल्यू जो है दैट वाज $4 बिलियन और उसके साथ साथ जी एक प्रोजेक्शन की गई है कि सिर्फ हम्प की जो कल्टीवेशन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज 2030 तक $17 बिलियन तक हो जाएगा और अगर इसके पूरे बैन को हटा दिया जाए जिसमें कैनबिस और हम्प दोनों ही शामिल हों
तो 178 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी 2030 तक बन जाती है। बट हमारा पर्टिकुलर फोकस और एम्फेसाइज है एग्रीकल्चर पे कि इसके एग्रीकल्चर यूज जो है वो किस तरह से किया जा सकता है और पाकिस्तान में इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। और हम हमेशा बिकॉज क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये किस तरह से एक सस्टेनेबल क्रॉप है और किस तरह से ये सॉइल को एनरिच कर रही है थ्रू नेचुरल प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोरेमिडेशन। सो फोटोरेमिडेशन के प्रोसेस के जरिए ये बेसिकली आपकी जमीन को फर्टाइल कर रही है और आपकी इनरिच सॉइल को जो प्लूटेंट्स हैं वो इसके जो प्लांट जो है वो उनको ऑब्जॉर्ब करता है। उसके साथ साथ जी इट वर्क सिनर्जेटिकली विद द सॉइल माइक्रोब्स टू रिस्टोर कंटामिनेटेड सॉइल। सो हमारा जितना भी कंटामिनेशन है एनवायरनमेंट के अंदर और सॉइल के अंदर ये उसको भी इंप्रूव करता है। उसके साथ साथ जी इट रिमूव्स टॉक्सिन्स एंड हैवी मेटल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है और उसके साथ साथ इसके जो बेसिक एलिमेंट्स में आता है क्रॉप्स के साथ साथ के इसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी रैपिड होती है। 3 to 6 मंथ्स के अंदर इसकी जो ग्रोथ है, इसीलिए इसको मिरेकल प्लांट भी बोला जाता है बिकॉज ये आपकी सॉइल को प्रिपेयर कर देती है फॉर द नेक्स्ट क्रॉप्स। और इसकी अपनी ग्रोथ जो है जैसा कि हमने बताया कि इसके जो स्टॉक्स हैं, इसके जो स्टेम्स हैं वो टॉल होते हैं और उसके साथ साथ जी नैरो लीव्स होते हैं और इसकी रैपिड ग्रोथ होती है। आप जहां पे भी हैम्प लगे देखें, शायद बहुत साल पहले या अभी भी बहुत से एरियाज में, खासतौर पर केपी के बहुत से एरिया में ये जो है अभी इसको काश्त किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के बहुत से एरियाज हैं जिसके लिए हम जो है वो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर हमें मिलता है जिसमें इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें पर्टिकुलर तरीके से अलाउ कर सकती है कौन कौन से एरियाज, क्या क्या रीजन्स, कौन से कंट्रोल्ड पॉलिसी के अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं और उसको मेडिकल और इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल यूज में किस तरह से लेके आ सकते हैं। इसी तरह से जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके डाइवर्स यूज हैं, इसके रिक्रिएशनल पर्पसेस भी हैं और 1000 ईयर्स, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सिर्फ इंसान के फूड में इसको यूज नहीं किया जाता बल्कि उसके साथ साथ एनिमल का जो फीड है वो भी बनाया जाता है। और इसकी एक एग्जांपल हमें हमारे हमसाया मुल्क में भी मिलती है। वो अपने पर्टिकुलर सेरेमनीज के वक्त वो इसको एक मशरूब के तौर पे भी पीते हैं जिसको मिल्क के अंदर शामिल करके या डिफरेंट उसके वेज होते हैं, इस तरह से इसको पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन बनाया जाता है। हम की हिस्ट्री बेसिकली जैसा कि हमने आपको बताया कि सेंट्रल एशिया से स्टार्ट हुई थी, तो बेसिकली 12,000 ईयर्स अगो चाइना के अंदर इसका आगाज हुआ था। और खासतौर पर अगर हम अमेरिकन हिस्ट्री को देखें, अमेरिका ने इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया था और जो सेलर्स थे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन तब जो थी वो शिप्स के थ्रू होती थी, तो सेलर्स जो थे वो बेसिकली हम्प को यूज करते थे अपने रोप्स बनाने के लिए बिकॉज इसका जो फाइबर है वो बहुत स्ट्रांग है और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो टेक्सटाइल, करंट टेक्सटाइल के जितने भी टाइप्स मौजूद हैं उससे बहुत ज़्यादा है। सो बिकॉज सेलर्स वुड के बाद सेकेंड मोस्ट यूज मटेरियल जो था दैट वाज हम्प। सो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस पे एक ब्लैक मार्क लगा दिया और फिर इसके बारे में इतने मिसकॉन्सेप्शंस आ गए, and that is about basically marijuana, not particularly about which is another type of cannabis. So this is about hemp, which is non-intoxicating material we are talking about, and it is a part of the crop as well. उसके साथ साथ जी इसकी significance हिस्ट्री में जो हमें मिलती है कि जब कॉलोनियल टाइम्स चल रहे थे तो नेपोलियन ने बिगेस्ट ग्रोवर उस वक्त के रशिया को मना किया था कि एनिमीज को हम्प जो है वो आप बार्टर मत करें, सो उससे आपके एनिमीज वीक होंगे। फिर उसके बाद जी आता है डार्क एजेस फॉर कैनबिस। डार्क एजेस ऑफ कैनबिस जब आए तो 19th सेंचुरी के आगाज में हुआ ये था कि जो हम्प को रिप्लेस कर लिया जो अभी के न्यू मटेरियल्स आए जो कॉटन में आ रहा है, उसके साथ साथ जी सिंथेटिक फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा आगे जिन्होंने रिप्लेस कर लिया इसको। उसी का ड्रॉबैक ये आया कि कैनबिस जिसकी ग्रोथ और इस्तेमाल कम था और उसके इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस की वजह से उसको वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया। उसके खैर बहुत सी थीरीज मिलती हैं बट दैट इज नाउन एज ज़ीटगेस्ट बिकॉज वो एक ऐसा डायलेमा क्रिएट हुआ कि उसके साथ हम्प की पूरी जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी थी वो ख़त्म हो गई। फिर जी इसके पॉजिटिव यूजेस
जो अभी हो रहे हैं और हो सकते हैं उसको हम फोकस करते हैं। सो बेसिकली हम्प वूल जो है वो उस वक्त में भी बहुत पॉपुलर थी और अभी भी उसको रीअडॉप्ट किया जा रहा है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के तौर पे, इंसुलेशन मटेरियल्स में बेसिकली इसको पहले भी यूज किया जाता था सेंचुरीज अगो, और अब भी जिसको हेम्पक्रेट बोलते हैं उसकी सिंपल एग्जांपल हमें मिलती है साउथ अफ्रीका में। एक 12 फ्लोर बिल्डिंग जो है वो क्रिएट की गई है और वो इतनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, और इसका मटेरियल जो है वो बेसिकली होता ये है कि हेम्प शाइव्स और लाइम को मिक्स करके ब्रीदेबल मटेरियल बनाया जाता है और उसके बड़े ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं जो कि हमें एंशिएंट टाइम्स में भी मिलते थे। सो वो नॉन टॉक्सिक और उसके साथ साथ जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इस वजह से इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। पेपर की जो हिस्ट्री हम आप के साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये कि 19th सेंचुरी में ये इसकी प्रोडक्शन जो थी, हम पेपर बनाया जाता, जितना भी पेपर बनाया जाता था हमारे इस्तेमाल के लिए, जो कागज़ इस्तेमाल होता था वो हम्प के मटेरियल से बनाया जाता था, उसके फाइबर से बनाया जाता था। इवन अर्ली बाइबल्स और हिस्ट्री में ये भी मिलता है कि यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो भी जब लिखी गई थी तो वो भी हम्प पेपर पे लिखी गई थी। अभी जो पेपर का क्लाइमेट के हवाले से हमें डायलेमा मिलता है, हमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिलता है कि पेपर जो है वो ट्रीज से बनाया जा रहा है, वुड से बनाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा जो अलमिया आ रहा है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का नुकसान ये आ रहा है कि एक तो हम अपने फॉरेस्ट जो है उनको लूज कर रहे हैं, और एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि जितना पुर्तगाल का साइज है उतने फॉरेस्ट एवरी ईयर ये दुनिया में कम हो रहे हैं। इट्स अ डायलेमा। और उस दरख्तों को जिनको काटा जा रहा है उसमें से 15% ट्रीज जो हैं वो सिर्फ पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी की वजह जो ये रीगेन किया है इसने अपनी पॉपुलैरिटी और इकोनॉमीज को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए सोचना पड़ा, और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो तहकीकात की उसमें ये चीज़ साबित हुई कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल पेपर और सस्टेनेबल जो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उनके लिए हम्प की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शायद इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जा रहा है। उसके साथ साथ जी टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दैट इज़ अ होली ग्रेल बाय द वे, और उसमें ये है कि डिफरेंट किस्म के, जैसे हमें पता है सिंथेटिक मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, और उसमें कॉटन की ग्रोथ में वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जबकि हम्प में वाटर कंजम्पशन बहुत कम है। और कॉटन के लिए टॉक्सिक किस्म के पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि इसका बेनिफिट ये है कि इसको कम पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, कम वाटर की ज़रूरत है और कम लैंड की ज़रूरत है। सो ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। रिसर्च बताती है कि एक टी शर्ट बनाने के लिए, कॉटन टी शर्ट बनाने के लिए 3000 लीटर वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है, जो कि एक इंसान की 3 साल की वाटर कंजम्पशन में आता है। 1 हेक्टर में जितनी कॉटन प्रोडक्शन होती है, हेम्प में उसकी 2.5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन और मटेरियल आपको मिलता है। सो दैट मीन्स लेस वाटर, लेस लैंड, लेस टाइम एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सो दुनिया अगर इसको अडॉप्ट कर रही है, सो देयर इज अ रीजन टू अडॉप्ट इट। वी मस्ट हैव टू नोटिस कि कौन सी चीजें हैं जो हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में है और जिनको हमें रैपिडली अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसकी ग्रोथ में अगर देखें तो हमें हमको अनदर चांस देने की जरूरत है। शायद हम बहुत ज्यादा हम लोगों ने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया था, और इसकी अगर ग्रोथ पे देखें तो हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि 2.5 टाइम्स एक हेक्टर में इसकी प्रोडक्शन का रेशो जो है वो इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ ये बेटर फॉर एनवायरनमेंट है बिकॉज इसका स्ट्रॉन्ग फाइबर है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। उसके साथ साथ लेस वाटर कंजम्पशन है, फर्टिलाइजर जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लैंड यूज जो है वो कम है। एंड हियर्स द कैच, बहुत से लोग इसको रैपिडली क्यों यूज नहीं कर पा रहे, उसकी रीजन ये है कि न्यू मशीनरी की जरूरत है, बिकॉज जितने भी एग्जिस्टिंग वीविंग मशीन्स लगी हुई हैं कॉटन प्रोसेसिंग के लिए और टेक्सटाइल के लिए, उसमें बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं जो कि इस फाइबर को प्रोसेस करने के लिए नेसेसरी हैं। सो शायद कहीं पे ये थोड़ा सा डाउट मौजूद है कि न्यू मशीनरी, न्यू इन्वेस्टमेंट बहुत से ममालिक को चाहिए होगी अगर वो हेम्प के लिए अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन की तरफ रिवाइव करना शुरू करें। और इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन जो था प्लांट के बारे में, दैट इज क्लियरिंग अप नाउ and hemp can help us mitigate climate crisis because industrialists
जो हैं उनको हम्प अडेप्टेशन की ज़रूरत है। हम्प प्लांटेशन नीड्स लीगलाइजेशन, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट फेडरल और स्टेट जो है इसको लीगल स्टेटस नहीं देंगे तब तक हम्प की ग्रोथ में बहुत से लोग हेजिटेंट भी होंगे, और एक जो बैन ओवर द सेंचुरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड रहा है वो अब हट रहा है। तो पाकिस्तान को भी इसमें थोड़ा सा लेनियंट होने की ज़रूरत है, और ग्रोवर को और एग्रीकल्चर के लोगों को थोड़ा सा इसमें फ्री हैंड देने की ज़रूरत है, सो दैट वो डेजिग्नेटेड एरिया पे एलोकेटेड एरिया के अंदर और कंट्रोल सर्कमस्टांसिस के अंदर हेम्प की ग्रोथ जो है उसको जो है वो प्रमोट कर सकें और उसको ग्रो कर सकें। टीएचसी लेवल का जहाँ पे सबसे बड़ा इशू आता है वो डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेशोज के साथ जो है वो अलाउ किए होते हैं। जैसे कोलंबिया ने 1% टीएचसी लेवल जो है उसको अलाउ किया, यूरोप में 0.25 और उसके साथ यूएसए में 0.3%। हम की चेयर्स बन रही हैं, हम की चॉकलेट्स बन रही हैं, हम की शर्ट्स बन रही हैं, और इवन ईवी बैटरीज और बायोफ्यूल्स जो हैं they are basically the superconductors of the future, so we really need to focus on this। और मेडिकल यूज जो है वो इसका सेंचुरी से, और अगेन इसकी मेडिकल पर्पसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो डू कीप इट इन अ कंसंट्रेशन। इसके बारे में आपके कुछ सवालात हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अपकमिंग एपिसोड्स में हम आपके साथ इसके बारे में और इसकी ग्रोथ और इसकी कल्टीवेशन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।